साथ। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ की मैंने आपसे बात कर ली थी। ये दोनों एंगुलर वेलोसिटीज कहलाती हैं। दीज टू आर कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटीज। एंगुलर वेलोसिटीज, एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशंस हैं ये। ठीक है, इसके अलावा मैंने v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन कैपिटल T बता दिया था, और ये बराबर होता है v इज इक्वल टू 2 पाई r f के। ये मैंने आपसे बात कर ली थी। ये वेलोसिटी है खाली, यानी इसको खाली वेलोसिटी बोलते हैं। एग्जामिनर अगर सवाल देगा ना तो वो इसको खाली वेलोसिटी बोलेगा, लीनियर विनियर का लफ्ज भी इसमें इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे बात कर ली थी कि फ्रीक्वेंसी 1/t के बराबर होता है, और t जो है वो 1/f के बराबर होता है। ये बात हो गई थी हमारी। अच्छा, मैंने आपसे ये भी बात कर ली थी कि जो s इज इक्वल टू आर थीटा है, ये भी होता है एक फॉर्मूला, और एक v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी होता है। ये भी दोनों इक्वेशंस हमने डिस्कस कर ली थी, और मैंने शायद आपको ये बता दिया था कि थीटा जो है वो 2 पाई के बराबर होता है फॉर फुल सर्किल, फॉर फॉर फुल सर्किल, पूरे सर्किल के लिए। और इसके अलावा आपके पास जो एस है, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या जो डिस्प्लेसमेंट है, वो 2 पाई आर के बराबर होता है। 2 पाई आर के बराबर होता है। अच्छा बेटा, जो आईपैड के नाम से है वो अपने ओरिजिनल नाम से आ जाए यार काइंडली, ताकि वो आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है। फॉर फुल सर्किल, ठीक है, पूरे सर्किल के लिए एस जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो 2 पाई आर के इक्विवेलेंट होता है। ये मैंने आपसे बात कर ली थी। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम की जो मेरी डिस्कशन थी, मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगी ना, जब भी कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगी, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि दुनिया की कोई सी भी सर्कुलर मोशन हो, जब भी कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगी, जैसे तो इसके अंदर ये सेंटर होगा, ये इसका रेडियस होगा, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है ये ए पोजीशन है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट चला जाता है तो ये उसकी सपोज बी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। ये जो एंगल बनेगा इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये सरकमफेरेंस के ऊपर जो आर्क लेंथ कवर हो रही है इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये सारे फॉर्मूले भी मैंने यहाँ पे रिकॉल करे हैं आप लोगों के लिए ना, सारी बातें रिकॉल हुई है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये भी मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ ताकि बात कहने में आसानी होगी मुझे रिपीट करने में। तो जब भी कोई सर्कुलर मोशन होगी तो उसके अंदर ये सारी बातें कॉमन होंगी। उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी, ये सेंटर है इसका। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है और सपोज वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, तो इस दरमियान में क्या हुआ है कि जब वो ए से बी पोजीशन पे मूव हुआ है तो उसने एक एंगल कवर किया है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड थीटा। और सर्किल के सरकमफेरेंस पे एक डिस्प्लेसमेंट कवर की है, दैट इज कॉल्ड एस। ये डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया ऑब्जेक्ट ने, ये आपने, ये मैंने इसको शेड कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, ये एस है। अच्छा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करेगा तो उस पे एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, दैट इज कॉल्ड एफ सी। एफ सी का मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रही होती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और वेलोसिटी और फोर्स में हमेशा 90 डिग्रीज फॉर्म होता है। और अगर ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे है तो इस तरफ मूव करेगा, तो भी इसका रिजल्टेंट फोर्स सेंटर की तरफ ऐड करेगी, विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और वेलोसिटी और रिजल्टेंट फोर्स में एंगल 90 डिग्रीज होगा। कल मैंने आपको ये बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर है। अच्छा, इससे फिर मैंने दो इक्वेशंस और बताई थी आपको ड्राइव करके कि ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, आप इसको याद रख लें तो और अच्छा है, और ए सी इज इक्वल टू वी ओमेगा। तो इसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, फोर्स का फॉर्मूला। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के भी तीन फॉर्मूले बनेंगे, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एक तो ये बनेगा, और एक बनेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एक बनेगा एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम
वी ओमेगा। देखिए एक बहुत बड़ा, मतलब मैं क्या बोलूं यार, इससे बढ़ के कोई मिथ नहीं होगा, इससे बढ़ के कोई मिसकंसेप्शन नहीं होगा जो स्टूडेंट्स में है रिगार्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। उनको ये लग रहा होता है बच्चों को कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगाई जाती है डेलिबरेटली सर्किल के सेंटर पे खड़े होके, मगर मैं आपको ये बता दूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगाई नहीं जाती, सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाती है। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाई नहीं जाती, लग जाती है। मतलब लग जाती है यार, देखें अब मैं एक एक छोटी सी मिसाल लेता हूं, फिर मैं इसके बाद इसके क्वेश्चन भी एक आपको दिखाऊंगा। देखिए ये मेरे पास जो है वो कोई पेंडुलम है, ये सपोज कोई रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट है, और यहां पर जो है वो कोई पेंडुलम है, ठीक है, ये कोई पेंडुलम है, लेट सपोज ये कोई पेंडुलम है। अच्छा अब ये पेंडुलम जो है वो सिंपल पेंडुलम नहीं है, मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि सिंपल पेंडुलम है, तो ये सिंपल पेंडुलम नहीं है, ये पेंडुलम जो है वो कोनिकल पेंडुलम है। क्या है ये? कोनिकल पेंडुलम। ये कोनिकल पेंडुलम है, जरा बात को समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये कोनिकल पेंडुलम है, यानी कि ये लेफ्ट और राइट इस तरीके से वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ये आपके पास जो है वो कोन की शेप में जो है वो मूव कर रहा है। कोनिकल पेंडुलम मूव्स इन द शेप ऑफ अ कोन। मैं इसकी आपको कोई दिखाता हूं, अगर मुझे नजर आ जाए अच्छी सी डायग्राम, मैं इतनी अच्छी बना नहीं पाता हूँ। कोनिकल पेंडुलम, देखिए जी इस तरह का होता है कोनिकल पेंडुलम ना। इसमें जो बॉल है वो सर्किल के अंदर मूव कर रही होती है, और इस तरह की राइड्स भी होती हैं अम्यूजमेंट पार्क वगैरह में। तो ये कोनिकल पेंडुलम है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं बहुत गौर करूं यार, तो मुझे यहाँ पर सपोज ये फिक्स एंगल, ये बन रहा है थीटा, ये धागा है सपोज ना, ये कोनिकल पेंडुलम का स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। अच्छा अब अगर मैं देखूं तो इसका सेंटर तो यहाँ पे होगा, और मैं अगर इसमें फोर्सेस मार्क करूं तो इस पे, इस बॉल पे कौन कौन सी फोर्सेस ऐड कर रही हैं इस पॉइंट पे, इसका वेट होगा नीचे की तरफ, देखें वेट नीचे की तरफ होगा ना इसका, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स ऐड कर रही है स्ट्रिंग के अलोंग, दैट इज टेंशन। यार कोई फोर्स ऐड कर ही नहीं रही टुवर्ड्स द सेंटर, और मैं कह रहा हूं कि सर्कुलर मोशन हो रही है, कोनिकल पेंडुलम जो है वो सर्किल में मूव कर रहा है, और सेंटर की तरफ तो कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रही, यानी देयर इज नो फोर्स एपरेंटली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप याद रखिएगा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कोई फोर्स सेंटर की तरफ कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो आप ख्वाब देखना छोड़ दें सर्कुलर मोशन के, सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकती। यानी कि यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वी हैव टू जस्टिफाई द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं चला गया एएस फिजिक्स पे, और एएस फिजिक्स में होता था वेक्टर रेजोल्यूशन। मुझे ये पता है कि टेंशन एक वेक्टर है, ये देखें टेंशन जो है ना एक वेक्टर है, और उसका यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, दिस एंगल इज एक्चुअली थीटा। इस वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट्स कर सकता हूं, आपने ओ लेवल एएस में पढ़ा होगा कि वेक्टर कंपोनेंट्स कैसे होते हैं। तो एक तो उसका ये कंपोनेंट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे टी साइन थीटा, ठीक है। और एक टेंशन का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, इसको कहेंगे टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस टेंशन को रेजोल्यूट कर दिया, तो आपका जो सेंटर है उसकी तरफ कौन सी फोर्स ऐड करने लगेगी, इस तरफ ऐड करने लगेगा टेंशन का साइन थीटा, और यहां पर ऐड करेगा ऊपर वेट की अपोजिशन में, या वेट को वेट के अदर साइड पे जो फोर्स ऐड करेगी वो ऐड करेगा टेंशन का कॉस थीटा। देखें आ गया, यानी कि टी साइन थीटा एक्ट्स एक्ट्स एज ए एक्ट्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, आ गई मेरी वही बात के सेंट्रीपिटल फोर्स लगाई नहीं जाती, सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाती है। मतलब लग जाती है भाई, ऑब्जेक्ट पे एक्ट करने वाली कोई ना कोई फोर्स या उसका कोई कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पे टेंशन का साइन थीटा
सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल में मूव करना है ना इसने। अब ये बॉल है कोनिकल पेंडुलम की, इसकी टेंशन, इसका वेट नीचे आ गया, इसका टेंशन का अल्लाह भला करे कॉस थीटा ऊपर आ गया, और यहां पर आ गया एफ सी, और एफ सी बराबर है किसके, टेंशन का साइन थीटा के। अब इससे लातादार डेरिवेशंस आती हैं हमारे पास। जैसे अगर मैं इसमें करूं तो टी साइन थीटा बराबर है किसके, एफ सी के, और टी कॉस थीटा बराबर है किसके, एम जी के। बेटा आपको ये पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? मैथ्स वाला बच्चा तो जानता होगा ना इसको। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो क्या होता है भाई, बताएं जरा। tan थीटा। टेंजेंट थीटा होता है, ठीक है ना, टेन होता है। तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा बराबर आ जाएगा एफ सी अपॉन एम जी के। ठीक है जी। आप ये बात याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई आसमान से नहीं उतरती, नई फोर्स नहीं होती भाई, कोई है ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्सेस में से कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करने लगेगी एज ए रिजल्टेंट फोर्स। और अगर नहीं करती भाई, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रही सेंट्रीपिटल फोर्स, हम पागल हो गए, नहीं मिल रही, तो फिर सर्कुलर मोशन के ख्वाब देखने छोड़ दें। सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो ही नहीं सकती। It is impossible to perform the circular motion if the resultant force like Fc is not acting towards the center of the circle। ठीक है, तो ये मैंने अपनी बात यहाँ पे की है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अब जैसे मिसाल के तौर पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, उसकी सराउंडिंग में छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये रिवॉल्व तो करता है सर्किल में। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करने लगती है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ सी अपॉन एम जी, इसमें एफ सी को हम किसी भी वक्त रिप्लेस कर सकते हैं जब दिल करे आपका, एम आर ओमेगा स्क्वायर से कर दें, नहीं अच्छा लगता, नई क्वेश्चन को सूट कर रहा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर से कर दें, या एम वी ओमेगा से कर दें। ये तीन इक्वेजन है सेंट्रीपिटल फोर्स की, आइकॉनिक चलने वाली मार्केट की इक्वेजन है सारी। ये इक्वेजंस बहुत पॉपुलर हैं, दीज इक्वेजंस आर इमेंसली पॉपुलर, तो आप इसमें से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसका एक सवाल दिखाता हूँ, उससे मैं थोड़ा सा शायद और अपनी बात को क्लियर कर सकूं। मैं ये आपके ग्रुप पे भी इंशाल्लाह A2 की ये जो बुक्स है टॉपिकल, ये पोस्ट कर दूंगा। अच्छा जी, ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर 14 का क्वेश्चन है। इसमें एक बाउल में एक बॉल मूव कर रही है इस तरीके से, नजर आ रहा है। अ लार्ज बाउल इज मेड फ्रॉम पार्ट ऑफ अ hollow sphere, a small spherical ball is placed inside the ball and horizontal, और वो घूमने लग जाती है। ठीक है, तो अच्छा ये इन्होंने उसकी एक और डायग्राम दी हुई है। अच्छा बाउल को अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये हो गया बाउल कंप्लीट, ऐसे होगा ना, मतलब बाउल, बाउल इस तरीके से कंप्लीट होगा ना। ये मैंने बाउल को कंप्लीट किया है सिर्फ, ये मैंने सिर्फ बाउल को कंप्लीट किया है, बाउल की बाउंड्री को ऐसे इमेजिनरी ट्रेस कर लिया। अच्छा सेंटर यहाँ पे होगा कहीं बाउल का, भाई प्याले का सेंटर बीच में होता है ना, इसमें यहाँ पे ये सेंटर है। अब नजर ही नहीं आ रही कोई फोर्स, रिएक्शन फोर्स टेढ़ी जा रही है, वेट नीचे जा रहा है, समझ से बाहर है, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है ही नहीं। अच्छा अगर तो मैं ये कहता ना कि रिएक्शन फोर्स ऐसा एक्ट कर रही है, तो फिर तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती ही नहीं ना। मगर अभी मैं जस्टिफाई कर सकता हूं, जबरदस्ती जस्टिफाई मत करिएगा, मतलब ऐसे नहीं कि सेंट्रीपिटल फोर्स अब खुद ही कहते हैं कि भाई ये एक्ट कर रही है, नहीं ऐसे नहीं। अगर कोई मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो बोले सर्कुलर मोशन होगी नहीं, जाओ खत्म बात। अच्छा अब आर का एक कंपोनेंट इधर ऐड करेगा,
दैट इज डेफिनेटली विद द गिवन एंगल, तो ये r cos थीटा है, और एक कंपोनेंट इसका अपवर्ड एक्ट करेगा और ये r cos थीटा है। ठीक है, हमें ये पता है कि r cos थीटा बराबर है वेट के, और सॉरी साइन साइन साइन, ये वाला r साइन होगा ना, ये r साइन थीटा बराबर है वेट के, और r cos थीटा बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। अच्छा, इसके साथ c लगाना ना फॉर्मेलिटी है, वैसे f भी कह सकते हैं, बस मतलब बेहतर होना चाहिए इसका कि भाई ये एफ सी बोलूं या एफ बोलूं, ये मेरी मर्जी है, मैं इसको जेड बोल दूं, मगर बस पता होना चाहिए कि ये जो एफ है, दिस एफ इज एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए मिल गई एक ऐसी फोर्स मिल गई जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनने की क्वालिटी रखती है, क्योंकि ये सेंटर की तरफ पॉइंट कर रही है, और ये रिजल्टेंट फोर्स होती है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें क्या करेंगे, वही पुराना काम, r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा, ये हो जाएगा वेट अपॉन सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो ये r से कैंसिल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है मैथमेटिकली टेंजेंट थीटा, तो हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू w अपॉन f, और अगर कोई कह दे तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू w इज इक्वल टू f टेंजेंट थीटा। ठीक है जी, ये तो हो गई इसकी डेरिवेशन, ये पूछी भी है इसने आगे, मैंने जानबूझ के यही कर ली क्योंकि डायग्राम विजिबल थी ना, तो डेरिवेशन करना आसान थी। इससे पूछा हुआ है, इससे कहा हुआ है बाय रिजॉल्विंग द रिएक्शन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अच्छा हिंट भी दे दी, show that the resultant force F acting on the ball is given by the expression this one। भाई देखिए resultant force को centripetal force कहते हैं, resultant force centripetal force, वो इन्होंने F से शो किया है, तो हमने ये ऑलरेडी प्रूव कर लिया है, W is equals to F tangent theta। ठीक है, state the significance of the force for the motion of the ball in the motion of the ball in the ball। तो आप ये लिख देंगे कि ये रिजल्टेंट फोर्स है, एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है ये, तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रही है। ठीक है, इसकी वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रही है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम भी एक बात बड़ी काम की थी, आज वो बात शायद मैं दोबारा करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक बात बताएं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑलरेडी मूविंग है, मैंने इस पे यहां से फोर्स लगा दी 10 न्यूटन, और इस पे यहां से फोर्स लगा दी 20 न्यूटन। ठीक है, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी बनेगी, रिजल्टेंट फोर्स इस पे बनेगी 30 न्यूटन, और ये इसकी वेलोसिटी है। ठीक हो गई बात, ये सीखते रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट समझे, सबसे बड़ी बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं। अच्छा, छोटी एग्जांपल से बड़ी बात। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, मैंने इस पे यहां से फोर्स लगा दी 30 न्यूटन, और यहां से फोर्स लगा दी 20 न्यूटन, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी कहाँ पे, राइट साइड पे 50 न्यूटन, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी लेफ्ट साइड पे v। तो ये ऑब्जेक्ट आपको क्या लग रहा है, डब्बा, ये बॉक्स जो है वो सर्किल में मूव करेगा, लाइन में मूव करेगा? जी, आप लोगों को क्या लग रहा है, ये जो बॉक्स है इन सारी एग्जांपल्स में ये लाइन में मूव करेगा, सर्किल में आएगा? लाइन में होगा, ठीक है ना, लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अच्छा, अगर कोई आपसे बहुत कोई, जिसे कहते हैं ना चैंपियन बन रहा हो कि भाई सर्कुलर मोशन का ये भी पता है मुझे, और ये भी पता है, और ये भी पता है, तो भाई बेसिक बात उससे पूछें कि सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में फर्क क्या है। तो सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में जनाब ये फर्क है कि इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एक्शन करती है सेंटर की तरफ, और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होती है रिजल्टेंट फोर्स के साथ। यानी अगर फोर्स एंड वी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई आपसे पूछे ना लीनियर मोशन में और सर्कुलर मोशन में क्या फर्क है, तो उसको बोलिएगा कि जब एफ एंड वी सेम एक्सिस में हो, मतलब भले अपोजिट हो, डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है, भले जैसे इसमें रिजल्टेंट फोर्स राइट है, वेलोसिटी लेफ्ट है, इसमें दोनों चीजें राइट है,
तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन भी सेम हो, बस एक्सिस सेम होना चाहिए। यानी या तो इधर दोनों हॉरिजॉन्टल हो या दोनों वर्टिकल हो। भाई जैसे एक बॉल है, वो एयर में फॉल कर रही है, तो उसमें वेट नीचे ऐड कर रहा है और उसपे ड्रैग फोर्स ऊपर ऐड कर रही है। तो इस पे भी फोर्सेस क्या है, वर्टिकल है, और वेलोसिटी भी वर्टिकल है, तो है तो एक ही एक्सिस में ना। तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट लाइन में मूव करता है, लीनियर, सीधा स्ट्रेट चलता है। और अगर एफ एंड वी परपेंडिकुलर हो, यानी एक एक्सिस हो वाई और एक हो एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ऐसे केस में सर्कुलर मोशन परफॉर्म होती है। ये है बेसिक डिफरेंस। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में क्या फर्क है, तो आप बोलना अगर फोर्स और वेलोसिटी एक ही एक्सिस में हो तो लीनियर मोशन है, और अगर फोर्स और वेलोसिटी अलग अलग एक्सिस में हो तो सर्कुलर मोशन है। सिंपल, बहुत सिंपल बात है। ठीक है, तो ये बेसिक फर्क है इसका। और सेंट्रीपिटल फोर्स की सिग्निफिकेंस ये है कि ये आपकी वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, एंड मेक्स द ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्किल। अच्छा, अब ऊपर वाली इक्वेशन नीचे कॉपी कर लेते हैं। वो थी वेट इज इक्वल टू एफ टेंजेंट थीटा। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब इस क्वेश्चन में से मुझे रेडियस दे दिया और ये पूछ रहा क्या है, एंगल भी दे दिया। अच्छा, ये पूछ रहा है स्पीड बताएं। यार मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने क्या बताया था, अगर क्वेश्चन बोले स्पीड तो हमें कौन सी स्पीड निकालनी है, एंगुलर या लीनियर? कौन सी स्पीड निकालूं अब मैं? लीनियर। लीनियर निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन खामोश है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड बोलता या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलता तो फिर हम उस पे जाते। ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना एफ का, ये फॉर्मूला आप एफ को, एफ क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स को जब दिल करे खुले आम आप उसको एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम वी ओमेगा से रिप्लेस कर दे, मुझे मसला नहीं है। बट इस केस में मुझे एफ को रिप्लेस करना चाहिए मेरे ख्याल से एम वी स्क्वायर अपॉन आर टेंजेंट थीटा के साथ। उसकी वजह यह है कि मुझे वी निकालना है, तो मैं वी लाऊं सही ना पहले। अच्छा, डब्ल्यू को आपने एम जी से रिप्लेस किया, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर टेंजेंट थीटा। मास को मास से कट कर दें तो वी आपके पास आएगा आर जी अपॉन टेंजेंट थीटा और इसमें होल रूट। आर को रेडियस को कन्वर्ट करके बताएं वी कितना आ रहा है। जी बेटा, वी की वैल्यू निकालिएगा। इक्वेट करें वैल्यूज इसमें। आर की जगह रखिएगा 14 इंटू 10⁻⁻², और जी की वैल्यू रखिएगा 9.8, टेंजेंट 28 डिग्रीज। अच्छा, एक डिस्क्लेमर दे दूं भाई, देखें बच्चा मैथ्स भी पढ़ रहा होता है साथ में ना, आपका कैलकुलेटर में रेडियन लिखा हुआ नहीं आ रहा ऊपर, भाई ये सारी बर्बाद हो जाती है कैलकुलेशन इस चक्कर में। कैलकुलेटर डिग्रीज में होना चाहिए। हाँ भाई, 1.6 आ रहा है सबके पास, देखें। ये एक आंसर आया है, मैंने इसको चेक नहीं किया है। निकाल रहे हैं भाई, है कैलकुलेटर किसी के हाथ में एक आध के? ठीक है, 1.6 आ रहा है, डन है। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा FAQs में शामिल है, ये मैं आखिर में आपको अभी आखिर में क्या बताया कि लिस्ट भी देता हूँ।
क्योंकि इसमें A2 में ना हमें तकरीबन 30-40 मार्क्स की ना थ्योरी आती है, तो उसके लिए रट्टा मारना पड़ता है। उसमें से ये भी FAQs में शामिल है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में शामिल है। डिफाइन रेडियन। अच्छा, रेडियन वैसे मुझे पता है, रेडियन का एपरेंट इंफॉर्मेशन है, ये डेफिनेशन नहीं है। रेडियन इज द, अच्छा चालाक देखिए कितने रेडियन का इन्होंने आर स्मॉल लिखा है, क्योंकि रेडियन एक बंदे का ही नाम था, मैथमेटिशियन था ये। तो जब भी स्मॉल से लिखेंगे तो ये यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। रेडियन इज द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इसकी डेफिनेशन बच्चे लिख देते हैं, ये गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। 1 मार्क भी नहीं मिलेगा, आधा भी नहीं मिलेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूले से चलना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है S = R थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा किसके, S/R के। अब आपको पता है क्या है, आपने इसको 1 रेडियन करा, यानी इसको यूनिट की टर्म्स में रिप्लेस कर दिया, और इसको 1 मीटर कर दिया, और इसको भी 1 मीटर कर दिया। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर रहा है, और उसका जो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है S, और ये जो रेडियस ऑफ द सर्किल है, अगर ये बराबर हो जाए, बाय चांस बराबर हो जाए भाई, जरूरी नहीं है लाजमी हो, बाय चांस हो गए भाई, ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, तो इस वक्त जो थीटा फॉर्म हो रहा होगा ना यहाँ पे, वो 1 रेडियन है। ठीक है जी, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, when the linear displacement is equal to radius of the circle, then angular displacement is said to be 1 रेडियन। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था, ये देखें पाई रेडियंस जो होता है ना, पाई रेडियंस, वो बराबर होता है 180 डिग्रीज के। तो अगर आप पाई को इधर भेज देना तो ये हो जाएगा 1 रेडियन। तो 180/पाई का आंसर बताएं कितना आ रहा है, 180 को पाई से डिवाइड करें, आंसर क्या आ रहा है। देखिएगा बेटा, ये जरा कैलकुलेटर से, 57.3। तो 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है। यानी अगर S और R बराबर होंगे तो सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 57.3 बनेगा अप्रोक्सीमेटली। 57.33 भी हो सकता है, 32 है ना, 329 है, तो 57.32 भी हो सकता, 33 भी लिख सकते हैं, और या 57.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे हो जाएगा। अच्छा, बाकी अभी हमने इतने कोई काम अभी किए नहीं है कि हमारे पास बाकी के क्वेश्चन उठ सकेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन की भी इसमें मर्ज होकर आते हैं सवाल, ठीक है। ठीक है, हम अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और बताया था आज, इसमें फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब देखें तरीकेकार क्या है हमारे पास, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने धागे से बांधा, ठीक है ना, धागे से बांधा और मैंने उसको सर्किल में घुमाना शुरू किया, और वो सर्किल कैसा है, हॉरिजॉन्टल सर्किल है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्किल है। तो बेटा अगर हॉरिजॉन्टल सर्किल है और आपने धागे से कोई चीज बांधी है और आप उसको हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहे हैं, यार मेरे से ना बेटा बनता नहीं है हॉरिजॉन्टल सर्किल कोई खास ना। ये मैंने दिखाया था आपको उस दिन ना, तो आपको याद होगा, ये थोड़ा सा ऐसे बनता है, इसकी हाइट ग्राउंड से चेंज नहीं होती। तो हॉरिजॉन्टल सर्किल के साथ एक धागे के साथ आपने एक ऑब्जेक्ट टाई किया, एक ऑब्जेक्ट टाई किया आपने और उसको घुमाने लगे, तो इसमें टेंशन ऐड करती है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब धागे ना 2 तरह के होते हैं,
अभी सवाल आते हैं भाई, इस पे आते हैं, बड़ा बड़ा सवाल। अभी एक जब मैं दिखाता हूँ, अभी आपको ऐसे दिखा देता हूँ, मगर सॉल्व तो अभी नहीं कर सकते। ये देखें, एक सवाल आया हुआ है इस पे धागे वाला, ये रहा। ये कितने मार्क्स का है? ये पूरा मेरे ख्याल से कोई है 7-8 मार्क्स का बड़ा सवाल है। ये धागे के ऊपर ये स्ट्रिंग की मोशन है। इस पे आते हैं सवाल, ये मुश्किल है। तो स्ट्रिंग दो तरह के होते हैं। एक होता है इलास्टिक स्ट्रिंग। इलास्टिक स्ट्रिंग में टेंशन को आप के ई से रिप्लेस कर देते हैं। और के ई क्या होता है यार? ये के ई पढ़ा था हमने एएस में ना। के ई होता है इलास्टिक फोर्स, जो हुक्स लॉ वाली फोर्स होती है। यानी अगर स्ट्रिंग इलास्टिक है ना, तो टेंशन को के ई से रिप्लेस कर दें। और अगर इन इलास्टिक है, और अगर भाई इन इलास्टिक वो जो खिंचता नहीं है, जिसमें एक्सटेंशन नहीं आती, तो उसमें आपने टेंशन को रिप्लेस के ई से नहीं करना। टेंशन इज नॉट इक्वेटेड एज के ई। अच्छा, अब अगर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपका वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, ठीक है, वर्टिकल सर्किल है, ये इसका सेंटर है। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर ऑब्जेक्ट इधर है, तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है? अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, तो उसमें कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है? मेरे ख्याल से एक तो इसका वेट है और टेंशन है, ठीक है। एक तो इसका वेट ऐड कर रहा है, और एक इसका टेंशन ऐड कर रहा है। बड़ा कौन होगा? बड़ा कौन होगा? मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर रहा है, तो बड़ा कौन होगा? टेंशन बड़ा होगा, वेट बड़ा होगा? टेंशन बड़ा होगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स सेंटर की तरफ आनी चाहिए। तो ए पॉइंट पे मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ सी। यानी कि अगर ये 20 न्यूटन है, तो ये शायद 15 न्यूटन होगा। और एफ सी कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर हो जाएगी 5 न्यूटन। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट बी पर आया, तो इसका इसका वेट इधर ऐड करेगा, टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर ऐड करेगी। तो बी पॉइंट पे आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी टी इज इक्वल टू एफ सी। अच्छा, जब ये सी पॉइंट पे जाएगा, तो टेंशन नीचे की तरफ ऐड करेगी, और इसके साथ वेट भी नीचे की तरफ ऐड करेगा। तो सी पॉइंट पर टी प्लस डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ सी के। अच्छा, और अगर ऑब्जेक्ट इधर आ जाए डी पॉइंट पे, तो इसका वेट नीचे ऐड करेगा, और यहां टेंशन ऐड करेगी। तो डी पॉइंट पे इसकी इक्वेशन हो जाएगी टी इज इक्वल टू एफ सी। तो भाई मसला क्या आ रहा है हमारे पास? मसला ये आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल में हर पॉइंट पे इक्वेशन अलग अलग नहीं बनती, सेम इक्वेशन होती है हर पॉइंट पे, सेम इक्वेशन एट एनी पॉइंट। और इसमें अगर वर्टिकल सर्किल है, धागे के साथ कोई ऑब्जेक्ट बांध के घुमा रहे हैं, तो डिफरेंट इक्वेशन होगी हर पॉइंट पे, डिफरेंट इक्वेशंस होती है। इसमें मैं आपको बता दूं, एफ सी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे? एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी ओमेगा। टेंशन को मैं के ई से उस वक्त रिप्लेस करूंगा जब इलास्टिक स्ट्रिंग होगा, और वेट को मैं एम जी से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर एक नहीं लाखों करोड़ों क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, भरे पड़े हैं इसके सवालात। मैं इसके सवालात इंशाल्लाह आपको फिर नेक्स्ट क्लास में इसके करवाता हूँ।